गुड इवनिंग हमारे क्लास 12 की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का 5वां चैप्टर है इंडिगो। आज हम लोग इस चैप्टर की हिंदी समरी देखेंगे, मींस प्यारे बच्चे इस चैप्टर की कहानी देखेंगे। तो आज की क्लास आपकी 15 से 20 मिनट की होने वाली है, जिसमें आपको एक शानदार और बेहतरीन कहानी देखने को मिलेगी। तो इसलिए आज की क्लास जब तक आपकी चले तब तक आप अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके हमारी बात ही पर ध्यान देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि सर जी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और आप मन ही मन किसी और के बारे में सोच रहे हैं। भैया एक काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी तक आपका इंग्लिश का सिलेबस कहां तक पहुंचा है। तो प्यारे अभी तक आपका प्रोज का 4 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आज आपके 5वें चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। पोएट्री वाले सेक्शन में आपकी पहली पोएम करा चुके हैं और विस्तार में भी आपका पहला चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 12 की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और प्यारे इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को मिस नहीं करोगे। क्योंकि प्यारे अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं तो उसी प्रकार की आपसे मेहनत की भी उम्मीद की जाती है। और ये क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। तो जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में कैसे एडमिशन ले आपको क्लास के अंत में अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा। अब हम लोग जल्दी से प्यारे इस चैप्टर की समरी से कनेक्ट होते हैं। और समरी पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। तो प्यारे इस चैप्टर की समरी जानने से पहले हम लोग पहले समझ जाते हैं कि इस चैप्टर का जो नाम है इंडिगो, इसका हिंदी अर्थ क्या है। तो प्यारे इंडिगो मीन्स होता है नील का पौधा। और नील का पौधा क्या होता है? यह एक व्यावसायिक फसल होता है। व्यावसायिक फसल मीन्स होता है जिसका प्रयोग व्यवसाय के रूप में किया जाता है, उसे व्यावसायिक फसल बोलते हैं। इसका प्रयोग विभिन्न जो है कई जगहों पर नील के पौधे का प्रयोग किया जाता है। अब इस चैप्टर का नाम इंडिगो मीन्स नील का पौधा क्यों पड़ा, आपको इस चैप्टर की समरी की तरफ लेके चलते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर का नाम इंडिगो क्यों पड़ा। तो प्यारे इस चैप्टर को लिखे हुए लुईस फिशर ने लिखा हुआ है। और लुईस फिशर एक राइटर के साथ साथ एक जर्नलिस्ट भी थे और एक सोल्जर भी थे, मींस एक सैनिक भी थे। ये जो है लुईस फिशर थे। और लुईस फिशर ने एक किताब लिखा हुआ है, उस किताब का नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी करके उन्होंने एक किताब लिखा हुआ है, जिसमें महात्मा गांधी के जीवन के बारे में उन्होंने हर चीज को उसमें बताए हुए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर महात्मा गांधी के जीवन के बारे में आपको अध्ययन करना है तो आप लुईस फिशर की इस किताब द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी को पढ़ लो, आपको महात्मा गांधी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो प्यारे ये जो आपका चैप्टर है दी इंडिगो करके जो आपका चैप्टर है, ये इसी किताब का कुछ अंश है, कुछ भाग है, मींस इसी किताब से आपका ये चैप्टर लिया गया है। और अब आ जाते हैं इस चैप्टर पे आ जाते हैं, मींस ये चैप्टर में क्या बताया गया, क्या चीजें हैं, अब हम लोग इस पे आ जाते हैं। तो लुईस फिशर कहते हैं कि 1942 ईस्वी में वे जो है महात्मा गांधी के आश्रम में गए हुए थे। वहां पर महात्मा गांधी ने इन्हें बताया किस तरह से उन्होंने निर्णय लिया हुआ था कि भारत से अंग्रेजों को भगाने का किस तरह से उन्होंने निर्णय लिए हुए थे। इस चीज को जो है महात्मा गांधी उन्हें बताते हैं और बताते हैं कि 1917 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में था। मींस आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब 1885 में इसकी स्थापना हुई तब से आज तक लगातार इसका एक वार्षिक सम्मेलन होता है, मींस वार्षिक अधिवेशन होता है जिसमें सभी प्रांत के नेता आते हैं। उसी तरह से 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में चल रहा था और उसे अटेंड करने के लिए महात्मा गांधी भी वहां पर
गए हुए थे। अब जब वहां पर महात्मा गांधी गए हुए थे तो वहां पर एक किसान आता है और उस किसान का नाम होता है राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला आता है, वह गांधी जी से मिलता है और वहां पर जो है गांधी जी से मिल करके अपनी समस्या के बारे में बताता है। तो प्यारे, ये जो राजकुमार शुक्ला है ये चंपारण बिहार का रहने वाला होता है। मीन्स और बिहार में जो जमींदार होते हैं, जमींदारों का जो अन्याय था, मीन्स जो ये जमींदार जो है किसानों के साथ अन्याय कर रहे थे, उसी की शिकायत करने के लिए वह इस अधिवेशन में आया था। और इस अधिवेशन में आया था तो उसे किसी ने बताया कि आप अपनी बात को महात्मा गांधी से कहिए, आपकी वहां पर सुनवाई होगी। तो इसलिए उसने अपनी बात को महात्मा गांधी से कहा कि जो है साहब, हमारे यहाँ हमारी चंपारण में इस तरह से किसानों को जमींदार परेशान करते हैं, आप चंपारण चलिए। जब इस बात को महात्मा गांधी से उसने कहा तो महात्मा गांधी ने शुरुआत में कोई रिएक्शन नहीं दी, कहे कि हमारे पास बहुत सारी मीटिंग्स है, बहुत जगह जाने हैं, अभी वहां पर नहीं जा पाएंगे। उन्होंने कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। तो मीन्स अब उन महात्मा गांधी कह दिए कि कई जगह जाना है, कानपुर जाना है और कई स्थान पे जाना है। तो राजकुमार शुक्ला ने क्या किया, वो इतना दृढ़ निश्चयी आदमी था कि वह वहां से हटा नहीं। जहां जहां महात्मा गांधी गए वह सब जगह गया। मीन्स कई जहां जहां महात्मा गांधी जा रहे थे, जहां जहां उनकी मीटिंग थी, सभी जगह जो है राजकुमार शुक्ला उनके साथ में गया। अब इस दृढ़ता को देख करके जब महात्मा गांधी ने जो है देखा कि एक इतना दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है कि जो है अपनी बात को मनवाने के लिए हम जहां कहीं जा रहे हैं वहां पर जा रहा है, तो महात्मा गांधी ने कहा ठीक है, अच्छा परेशान न हो, तुम अपने घर चंपारण जाओ और हम कलकत्ता फला डेट को आएंगे। उन्होंने एक डेट दे दिया, कहे कि कलकत्ता हमारी जो है मीटिंग है, हम वहां पर फला डेट को आएंगे, तुम वहां पर कलकत्ता में आ जाना और कलकत्ता से हमें जो है अपने चंपारण में लेकर के जाना। अब उसके बाद राजकुमार शुक्ला वहां पर चला जाता है, चंपारण चला जाता है। तो कई महीने बीत जाते हैं और गांधी जी जो है कलकत्ता फिर कई महीने बाद जाते हैं और कलकत्ता जाते हैं। तो वहां पर राजकुमार शुक्ला इनका इंतजार कर रहा होता है। तो उसके बाद गांधी जी जब खाली हो जाते हैं, मीटिंग वोटिंग करके खाली हो जाते हैं, तो उसके बाद वह उन्हें लेकर के जाता है चंपारण की तरफ लेके जाता है। और चंपारण के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, इसलिए जो है राजकुमार शुक्ला ने क्या किया, वहां से मींस कलकत्ता से उसने ट्रेन पकड़ा पटना के लिए। पटना कहां पर है, बिहार में, आप लोग को पता है। तो पटना के लिए उसने ट्रेन पकड़ा और जब पटना के लिए ट्रेन पकड़ा तो ये लोग आ गए ट्रेन से पटना आ गए। मिस महात्मा गांधी और जो है राजकुमार शुक्ला पटना आ गए और पटना में जो है वह एक वकील के यहाँ लेके जाता है। मीन्स राजकुमार शुक्ला इन्हें महात्मा गांधी को एक वकील के यहाँ लेके जाता है और उस वकील का नाम होता है राजेंद्र प्रसाद। आपको पता होगा राजेंद्र प्रसाद बाद में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, इसके साथ साथ भारत के राष्ट्रपति भी बने। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद ही थे ना। तो राजेंद्र प्रसाद एक वकील थे। तो राजेंद्र प्रसाद के घर पर राजकुमार शुक्ला जो है पटना में इन्हें लेके जाता है। अब जब यहाँ पर राजकुमार शुक्ला जो है राजेंद्र प्रसाद के घर पे लेके जाता है तो वहां पर उस समय राजेंद्र प्रसाद उस समय वहां पर नहीं थे और वहां पर नहीं थे तो जो उनके यहाँ नौकर थे और राजेंद्र प्रसाद के यहाँ ये जो है बार बार जाया करता था, क्योंकि इसकी समस्या थी, जो है अपनी समस्या को लेकर के राजेंद्र प्रसाद के घर पे लेके बार बार जाया करता था। तो जो नौकर वहां के थे राजेंद्र प्रसाद के घर के, वो उसे पहचानने लगे थे, उसे गरीब मानते थे, गरीब कोई किसान मानते थे और मानते थे कि वो जो है उनके साहब को मिस राजेंद्र प्रसाद को बार बार आकर के जो है अपने किसानों की जिम्मेदारी को जो खिलाफ के जो अन्याय हो रहे थे उसको आकर के समस्या का जो है बार बार राजेंद्र प्रसाद से कहते हैं। तो इसलिए जो है वो लोग जो है जो वहां के नौकर थे, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद थे नहीं, तो नौकर जो है इन्हें क्या करते हैं, जमीन पे बैठने के लिए कहते हैं। वो महात्मा गांधी को पहचान नहीं पाते हैं, महात्मा गांधी को पहचान नहीं पाते हैं नौकर। तो राजकुमार शुक्ला और जो है महात्मा गांधी को कहते हैं कि तुम लोग जो है यही जमीन पर बैठे रहो। और महात्मा गांधी को प्यास लगी होती है, कुएं से जाते हैं पानी निकालने के लिए, उन्हें सीधे मना कर दिया जाता है कि जो है कि भैया आप पानी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये लोग मान रहे थे कि यहाँ के जो राजेंद्र प्रसाद के घर के नौकर थे, सर्वेंट्स थे, मान रहे थे कि ये अनटचेबल है, मींस जो है अछूत आदमी होंगे। क्योंकि महात्मा गांधी भी कभी आप देखे होंगे कभी वीआईपी कपड़ा नहीं पहनते थे, एकदम नॉर्मल फॉर्मल ड्रेस में रहते थे।
तो उसके बाद वहां से उन्हें पानी भी नहीं निकालने दिया जाता है, तो यहां से वो लोग चले आते हैं, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद थे नहीं तो इसलिए उनकी मुलाकात महात्मा गांधी की उनसे हो नहीं पाती है, तो यहां से लोग चले आते हैं। और यहां से आने के बाद महात्मा गांधी प्लान करते हैं कि चंपारण के रास्ते में एक शहर है मुजफ्फरपुर करके, वो सोचते हैं कि पहले हम लोग मुजफ्फरपुर चलते हैं, मुजफ्फरपुर चल करके पूरी इंफॉर्मेशन इसके बारे में लेते हैं कि समस्या एक्चुअल में क्या है। महात्मा गांधी जानना चाहते थे कि चंपारण की एक्चुअल में समस्या क्या है, तो इसलिए मुजफ्फरपुर जाते हैं। और मुजफ्फरपुर जाने से पहले ही उन्होंने जेबी कृपलानी को एक जो है तार कर देते हैं, टेलीग्राम कर देते हैं। पहले फोन मैसेज तो होता नहीं था, व्हाट्सएप फेसबुक तो चलता नहीं था, तो उन्होंने एक टेलीग्राम किया जेबी कृपलानी को, जो आर्ट्स कॉलेज में वहां पर प्रोफेसर थे। तो वहां पर जेबी कृपलानी को मैसेज किए कि भैया हम जो है मुजफ्फरपुर में आ रहे हैं। तो जेबी कृपलानी अपने बच्चों के साथ, मतलब जो उनके स्टूडेंट्स थे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, भैया यूनिवर्सिटी में उनके स्टूडेंट्स तो होंगे, अपने यूनिवर्सिटी के साथ जो है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ उनको स्टेशन पे क्या करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और स्वागत करने के बाद जो है जेबी कृपलानी वहां पर उनका स्वागत किए। उसके बाद मुजफ्फरपुर में महात्मा गांधी 2 दिन रुकते हैं। और 2 दिन किसके यहाँ रुकते हैं, एक टीचर होते हैं मलकानी करके एक टीचर होते हैं, उनके यहाँ 2 दिन रुकते हैं। और महात्मा गांधी कहते हैं कि मलकानी जैसे सरकारी टीचर को अपने घर पे हमें रोकना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उस समय लोग डरते थे, जो स्वतंत्रता के लिए मांग करते थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको लोग अपने घर पर रुकने नहीं देते थे। इसलिए नहीं रुकने देते थे क्योंकि उन्हें डर था कि अंग्रेज उन्हें परेशान करेंगे, क्योंकि जो है अगर स्वतंत्रता सेनानी को रोकेंगे, भैया स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, तो एक तरह से सरकार के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। अगर सरकार के खिलाफ जो लड़ रहा है कोई उसे पनाह देगा, तो जाहिर सी बात है उसे अंग्रेज क्या करते थे, परेशान करते थे। तो लेकिन फिर भी जो है जो टीचर मलकानी थे, उन्हें अपने घर 2 दिन तक रोके रहते हैं। इस बात को यहाँ पर गांधी जी दिखाते हैं कि जो है एक बहुत बड़ी बात थी कि जो है ग्रामीण क्षेत्र में, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में 2 दिन तक कोई जो है रोका हो। और जब मुजफ्फरपुर में ये रुके हुए थे, तो ये बात जो है चंपारण में भी फैल जाती है कि महात्मा गांधी करके कोई इंसान आए हुए हैं, जो हम लोग की समस्या के लिए आए हुए हैं, समस्या के समाधान के लिए आए हुए हैं। तो चंपारण के सारे किसान आ जाते हैं, जो चंपारण के किसान होते हैं, महात्मा गांधी से मिलने के लिए मुजफ्फरपुर आ जाते हैं। इसके साथ साथ वकील भी आते हैं, जो एडवोकेट होते हैं, वकील होते हैं, जो इन बटाईदारों की, किसानों की समस्या का जो वकालत करते हैं, वो भी आ जाते हैं। और वकील जो आते हैं अपनी फीस के बारे में बताते हैं कि जो इन किसानों की जो समस्या होती है, जो इन किसानों से फीस वसूलते हैं, उसके बारे में बताते हैं। और ये जो है जो एडवोकेट थे, वकील थे, एक खूब अच्छी खासी फीस वसूलते थे, मतलब किसानों से इनकी केस को लड़ने के लिए अच्छी खासी फीस वसूलते थे। तो इस बात को गांधी जी ने इन्हें डांटा फटकारा कि तुम लोग इतनी फीस वसूलते हो, ये बेचारे किसान जो वैसे गरीब हैं और तुम लोग इनसे इतनी फीस वसूलते हैं। तो उन्होंने वकीलों को वहां पर गांधी जी ने डांटा फटकारा। और इनकी एक्चुअल में समस्या क्या थी, अब उस समस्या को सुनना। तो प्यारे, इन किसानों की समस्या ये थी कि वहां पर उस समय लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे। लैंडलॉर्ड मींस होता है जमींदार। जमींदार क्या होते हैं, जमींदार एक क्षेत्र में, जैसे कोई भी क्षेत्र, कई क्षेत्र सबका बटा हुआ होता है, उस क्षेत्र का एक मालिक होता था। और ये जो है जो राजा होते थे, जो अंग्रेज अधिकारी वहां पर होते थे, अंग्रेज अधिकारी कई डिवीजन में उस क्षेत्र को बांट देते थे और हर क्षेत्र के लिए एक जमींदार नियुक्त कर देते थे। ये जमींदार टैक्स वसूलते थे और टैक्स वसूल कर को सरकार को वो देखते थे, यही जमींदारों का काम था। अब जो है ये टैक्स कहां से लेते थे, जो किसान फसल उगाते थे उसी फसल पर ये लोग टैक्स लेते थे। अब वहां पर हुआ क्या, जो है इंडिको पहले क्या था, जो जमींदार हुआ करते थे, ये जमींदार जो है जो किसान वहां के होते थे, उन किसानों से जो है जबरन 15% मींस जितना उनका खेत होता था, उस खेत का 15% भाग पर उन्हें इंडिको उगाने के लिए मजबूर करते थे। मींस कहते थे कि भैया 15% भाग पर आपको इंडिको उगाना ही है, मतलब यहां पर नील की खेती आपको करना ही है। और किसान नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे, क्योंकि यह पूरी जमीन को बर्बाद कर देता था। उसकी जो फर्टिलिटी होती थी, जो उसका जो है उपजाऊपन होता था, वह उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देता था। इसलिए किसान अपने खेतों पर जो है नील की खेती को उगाना नहीं चाहते थे। और अंग्रेज जो है जमींदार जो होते थे, उगवाते क्यों थे, क्योंकि इससे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा होता था, अच्छा खासा पैसा जो है मिल जाता था। जर्मनी सबसे अच्छा बाजार था इस नील की खेती को, मींस नील को खरीदने का।
अब इसमें होता क्या था, अब ये तो हो गया कि जो है 15 जितना जमीन किसानों के पास होता था उसके 15% भाग पर उन्हें नील की खेती उगाना होता था, और जो खेती उगाते थे उसे पूरा रेंट के रूप में मींस किराए के रूप में पूरा जमींदार को दे देते थे। मींस उससे नील की 15% खेती से इन्हें लेना देना नहीं होता था, किसान को पूरा उठा करके इन्हें किराए के रूप में उन जमींदारों को दे देना होता था। तो उसके बाद ये प्रक्रिया थी और जो है ऐसे चल रहा था। उसके बाद हुआ क्या, जो है भारतीय बाजार का जो नील की खेती का खरीदार जर्मनी था, जर्मनी सिंथेटिक इंडिगो जो है उसने बना लिया। अब सिंथेटिक इंडिगो क्या होता है, मींस संश्लेषित जो है नील। संश्लेषित नील क्या होता है, मींस कृत्रिम नील। अब उसने जो है जर्मनी ने कृत्रिम नील बनाना शुरू कर दिया। अब जब जर्मनी ने कृत्रिम नील बनाना शुरू कर दिया तो उससे हुआ क्या कि अब भारत के महंगी नील को जर्मनी खरीदना बंद कर दिया। अब जर्मनी जब भारत के महंगी नील को खरीदना बंद कर दिया तो अब जो है ये अंग्रेज जो जागीरदार थे अब नील को क्या करेंगे भैया, जब खरीदने वाला ही जर्मनी मना कर दिया कि भैया हम नहीं खरीदेंगे, तो अब ये लोग क्या करेंगे। तो अब ये लोग तो टर्म तो कॉन्ट्रैक्ट तो किसानों से पहले से बना चुके थे कि हम आपका इतने साल के लिए खरीदेंगे। अब इन्होंने क्या किया कि नील की खेती को मना कर दिया कि भैया आप लोग अब नील की खेती को मत उगाइए। लेकिन इसके एवज में उन्होंने क्या कर दिया, अच्छी खासी रकम वसूल कर ली है किसानों से। मींस इन अंग्रेज अधिकारियों ने इस चीज को एहसान के रूप में कहा कि हम एहसान कर रहे हैं कि अब नील की खेती नहीं उगवाएंगे, इसके एवज में आपको कुछ अच्छे खासे पैसे देने हैं। किसानों से इस बात को कहा तो किसान जो है भाई, किसान को नहीं पता था कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो बना लिए हैं, इसलिए जो है ये लोग नहीं खरीद रहे। किसान जो गरीब बेचारे किसान थे उन्होंने कुछ लोग पैसा दे दिए, क्योंकि अच्छी खासी पैसा की मांग जो है डिमांड्स किए हुए थे। कुछ जो सीधे साधे किसान थे उन्होंने जो है पैसे को दे दिए, और जो थोड़ा सा तगड़े किसान थे उन्होंने वकील की व्यवस्था कर लिया, कोर्ट केस लड़ने लगे, और जो है जो नहीं थे, जो इतने बड़े नहीं थे, वो भी इसी में इधर उधर लगे रहे, कुछ बकाया किए रहे। तो ये उनकी समस्या बन गई थी कि जो इन्होंने जो है ये लैंडलॉर्ड्स थे, ये जो अच्छी खासी जो है रकम वसूल कर लिए, इस बात से समस्या थी। इसीलिए यहां पर जो है गांधी जी को क्या किया गया था, बुलाया गया था। किसके द्वारा, राजकुमार शुक्ला के द्वारा। अब जब ये बात पहुंचती है कि राजकुमार जो है गांधी जी पहुंच चुके हुए हैं, तो गांधी जी क्या करते हैं, अब मुजफ्फरपुर से जाते हैं, चंपारण जाते हैं, और चंपारण जाकर के वहां पर जो है चंपारण में जो ये जमींदारों का जो सचिव होता है उससे वहां पर मिलते हैं। सचिव से मिलकर के जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं कि भैया आखिर मैटर क्या है, आप मैटर को बता दीजिए। तो जो जमींदारों का सचिव था सीधे मना कर देता है, कहता है कि हम बाहरी इंसान को किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। जाहिर सी बात है गांधी जी बाहरी थे, तो गांधी जी ने कहा कि हम कोई बाहरी नहीं है, लेकिन उस सचिव ने, जमींदारों के सचिव ने, मिस जो सेक्रेटरी था उसने इंफॉर्मेशन देने से सीधे मना कर दिया। फिर गांधी जी क्या करते हैं, जो तिरहुत डिवीजन था उस समय, मिस चंपारण जो क्षेत्र का तिरहुत डिवीजन था जिसमें चंपारण पड़ता था, उस जो है उस क्षेत्र के जो है तिरहुत क्षेत्र के तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर के पास जाते हैं गांधी जी। जब कमिश्नर के पास जाते हैं तो कमिश्नर से जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो कमिश्नर भी सीधे इन्हें मना कर देता है, कहता है कि हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, और आप जितना जल्द से जल्द हो सके आप उतना जल्द चंपारण को छोड़ करके जहां से अहमदाबाद से आए हैं वहां पर सीधे चले जाइए, आप यहां आकर के नेतागिरी करने की कोशिश ना करिए। जब इस बात को जो है कमिश्नर कहता है, तो अब गांधी जी को समझ में आ गया था कि हमारी बात की कहीं सुनवाई होने वाली नहीं है। तो अब गांधी जी ने चंपारण की राजधानी मींस कैपिटल मोतिहारी में चले गए। मींस कैपिटल जो यहाँ का था चंपारण का, मोतिहारी में चले गए। अब मोतिहारी में जाकर के इन्होंने सारी जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिए, क्या की समस्या क्या है क्या नहीं है। और यहाँ पर जब मोतिहारी में गए, अपने के साथ कुछ वकील को भी लेके गए थे कि भैया चल रहे हैं मोतिहारी, वहां पर चल करके पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे कि आखिर मैटर क्या है। अब होता क्या है, जब ये लोग सूचना इकट्ठा कर रहे होते हैं, उसी बीच में जब यहाँ मोतिहारी में, उसी बीच में होता क्या है, एक किसान को अंग्रेज अधिकारी के द्वारा पीटा जा रहा होता है। तो वहां पर गांधी जी जाने का निर्णय लेते हैं कि भैया हम जो है वहां पर उस किसान के पास जाएंगे।
अब जब किसान के पास जाने का निर्णय लेते हैं तो वहां से निकल जाते हैं, ये जो है मोतिहारी से निकल जाते हैं किसान के पास जाने के लिए। लेकिन बीच में ही इन्हें जो है अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा रोक लिया जाता है और इन्हें वापस इनके घर पर मींस जो है जहां पर ये रहे थे, मोतिहारी में रुके हुए थे, इनके ऑफिस में जाकर के इन्हें छोड़ दिया जाता है। और वहां पर इन्हें बाकायदा आदेश मिलता है कि भैया आप जो है जितना जल्द से जल्द हो सके आप जो है मोतिहारी को मींस चंपारण को छोड़ करके चले जाइए, ऐसा नोटिस आ जाता है, सरकारी मींस लिखित में नोटिस आ जाता है। और जो है गांधी जी ने वहां पर क्या किया कि उन्होंने लिखित में लिख दिया कि हम आपके आदेश की अवहेलना करेंगे, मींस आपके आदेश का पालन नहीं करेंगे, हम जो है मोतिहारी मींस चंपारण को छोड़ेंगे नहीं, ऐसा गांधी जी ने लिखित में लिख दिया। उसके बाद जो है अब अगले दिन कोर्ट से आदेश आ गया, गांधी जी को जो है समन आ गया कि भैया गांधी जी को कोर्ट में जाना है, कोर्ट केस अब चलेगा गांधी जी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने आदेश मानने से आदेश का उल्लंघन कर दिया था, इसलिए कोर्ट केस हो गया गांधी जी के ऊपर। अब जब कोर्ट केस हुआ, जब ये जो है समन आ गया कि गांधी जी को अगले दिन मींस कल जो है कोर्ट में जो है प्रेजेंट होना है, इनके खिलाफ कोर्ट केस चलेगा, तो गांधी जी ने पूरी रात, उसके जिस दिन इंफॉर्मेशन मिली थी उस दिन पूरे रात जागते रहे और उन्होंने पटना में राजेंद्र प्रसाद को लेटर लिखा कि भैया आप अपने जो है प्रभावशाली जितने वकील आपके साथ हैं सभी वकीलों के साथ आप लोग यहाँ पर मोतिहारी में यहाँ पर आइए, क्योंकि हमारे खिलाफ केस चलने वाला है, अब हमें अरेस्ट किया जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने जो है वहां पर राजेंद्र प्रसाद को लिखा। उसके बाद एक उन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन वायसराय को भेजा। वायसराय कौन होता है? जो उस समय मुखिया होता था, पूरे प्रांत का मुखिया होता था, उसे वायसराय बोलते हैं। तो वायसराय को भी इन्होंने लेटर भेज दिया कि जो है कि आखिर ऐसा साहब मैटर है, इसलिए हमने मना किए हुए हैं। एक लेटर वहां पर भेज दिए, तार भेज दिए। उसके बाद अपने जो है आश्रम में, अहमदाबाद के जो है आश्रम में भी लेटर भेज दिए कि कुछ भी हो सकता है, हमें गिरफ्तार किया जा सकता है, आप लोग तब तक आश्रम की व्यवस्था देखते रहे। तो इस तरह से उन्होंने रात भर उस दिन जगे और उसके बाद अगले दिन सुबह हुआ। एक कोर्ट में जब पहुंचे, इनके कोर्ट में पहुंचने से पहले पूरा कोर्ट जो है लोगों की भीड़ से इकट्ठा हो चुकी थी। मींस वहां पूरा कोर्ट एकदम ब्लैक हो गया था, काला हो गया था। काला किससे हो गया था? लोगों की भीड़ से काला हो गया था। अब भैया लोगों का बाल कैसा होता है? काला काला बाल होता है ना, तो लोग जब इकट्ठा हो जाएंगे तो लगेगा ना, ऊपर से कोई देखेगा तो लगेगा ना कि कुल करिया करिया यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, मतलब बलवा के देख करके तो वहां पर पूरा जो है ब्लैक हो गया था। सभी जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोग इकट्ठा हो गए थे। इसलिए इकट्ठा हो गए थे क्योंकि गांधी जी उनके लिए जो है जेल में जा रहे थे, तो इसलिए जो है सभी किसान इकट्ठा हो गए इस बात को सोच करके कि गांधी जी बाहर से आए, हमारे लिए जेल में जाने के लिए तैयार हो गए, तो इसलिए सभी किसान इकट्ठा हो गए। और अंग्रेज अपने आप को असहज प्रतीत हो रहा था उन्हें कि किस तरह से इस भीड़ को इकट्ठा करें, मींस इन्हें भीड़ को कैसे नियंत्रित करें। इस बात में जो है अंग्रेज सभी अधिकारी असहज हो गए। इसके लिए गांधी जी की उनको मदद लेनी पड़ी कि भैया आप हैंडल करवाइए, नहीं तो इतने लोगों को हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उसके बाद गांधी जी हैंडल लोगों की भीड़ को जो है मैनेज करने में, जो है उन्हें नियंत्रित करने में अंग्रेजों को अब जो है क्या करते हैं, मदद करते हैं। उसके बाद कोर्ट में केस चलता है। कोर्ट में केस ये चलता है कि इनके खिलाफ ट्रायल होता है। तो उसके बाद जो है जो कोर्ट का आदेश आता है, कोर्ट का आदेश ये आता है कि इन्हें छोड़ दिया जाता है। मींस इन्हें कह दिया, कोर्ट कहता है कि भैया हम कई दिनों तक अपने डिसीजन को नहीं सुनाएंगे, क्योंकि कोर्ट उसमें असहज हो गया था। अगर इन्हें जेल में बंद कर देता तो पूरा विद्रोह हो जाता। तो इसलिए कोर्ट ने क्या कर दिया कि भैया हम जो है कई दिन तक, वहां पर आपकी किताब में दिया हुआ सेवरल डेज, कई दिनों तक हम अपने डिसीजन को नहीं सुनाएंगे। तो अब ये कोर्ट से क्या हो गए, बरी हो गए, कोर्ट से छूट करके अपने मकान पे आए, मोतिहारी के अपने मकान पे आए। अब जब यहां पर ये आए तो जो इनके साथ राजेंद्र प्रसाद अपने वकील के साथ तब तक आ गए थे, अपने प्रभावशाली वकीलों के साथ राजेंद्र प्रसाद भी आ गए थे। अब राजेंद्र प्रसाद जब आ गए थे तो गांधी जी ने वकीलों से पूछा कि भैया अच्छा आप लोग बताओ, अगर हम गिरफ्तार हो गए होते तो क्या आप लोग क्या करते?
तो राजेंद्र प्रसाद के जो साथ में वकील आए हुए थे उन्होंने कहा कि अगर आप गिरफ्तार हो गए होते तो हम लोग आपको सलाह देने के लिए आए थे, आप सलाह लेने के लिए थे ही नहीं, रहते ही नहीं तो हम लोग वापस चले जाते। तो जो है गांधी जी ने कहा तब इन किसानों के साथ क्या होता, इन किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा इसका क्या होता। तो जो है अब वकील परेशान हो गए। अब उसमें राजेंद्र प्रसाद ने सोचा कि एक ऐसा इंसान जो बाहरी इंसान है, पूरी तरह से बाहरी इंसान है, ये आकर के जिसका यहाँ के लोगों से कोई संबंध नहीं है, अपने आप को जेल में डालने के लिए तैयार हो गया है। हम लोग तो इसी क्षेत्र के हैं, इसी बगल के जिले के हैं, क्योंकि पटना चंपारण सब एक ही जो है बगल के डिस्ट्रिक्ट थे, हम लोग बगल के ही जिले के हैं और अपने आप को किसानों का हितैषी कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग चले जाएंगे तो यह बहुत शर्मिंदगी की बात होगी, बहुत शर्म की बात होगी। तो इसलिए राजेंद्र प्रसाद फिर अन्य वकीलों के साथ आते हैं, कहते हैं कि हम लोग भी आपके साथ जो है जेल में जाने के लिए तैयार हैं। तो जब इस बात को कहते हैं कि हम लोग भी जेल में जाने के लिए तैयार हैं, तो जो है वहीं पर महात्मा गांधी कहते हैं अब समझो हम लोग इस जो है बैटल को, इस युद्ध को क्या कर चुके हैं, जीत चुके हैं हुए हैं। तो इस बात को गांधी जी वहां पर कहते हैं, क्योंकि जब जो है सामने सभी तैयार हो गए, इतने प्रभावशाली लोग तैयार हो गए, तो गांधी जी को लगा कि अब तो हम लोग बैटल जीत चुके हैं, क्योंकि अंग्रेजों का यही था कि फूट डालो राज करो रणनीति चलती थी उनका, जो है यही तो शुरुआत में की है कि फूट डालो राज करो, मींस एक दूसरे में लोग को लड़ाए रहो और उसके बाद अपना शासन करते रहो। तो ये चीज जब गांधी जी ने कहा कि अब हम लोग युद्ध जीत जाएंगे, इस जो है इस बैटल को हम लोग आसानी से अब लोग जीत जाएंगे। उसके बाद इन्होंने इस सारे लोग जो है यहाँ पर जो है जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, मींस इनके खिलाफ जो है कोर्ट जो अन्याय वहां हो रहा था, जितना भी उसके खिलाफ सबूत जो है इकट्ठा कर सकते थे, ये लोग सबूत इकट्ठा करते हैं और वहां पर 10,000 किसानों से लिखित में ले लेते हैं कि भैया हमारे साथ ये समस्या है। और इसी बीच में एक डिसीजन आता है, मींस वहां का जो है वायसराय होते हैं, उनका एक पत्र गांधी जी को मिलता है, गांधी जी को पूरी तरह से रिलीज कर दिया जाता है, मींस छोड़ दिया जाता है, मींस जो उनके खिलाफ FIR चला हुआ था उस FIR को रोक दिया जाता है, मींस उस FIR को कैंसिल कर दिया जाता है। तो इससे पता चलता है कि अंग्रेज अधिकारी कितना बेबस हो गए थे गांधी जी के सामने। अब उसके बाद जब गांधी जी ने सारे सबूत को इकट्ठा कर लिए, इस जो है ये जो जमींदार मींस लैंडलॉर्ड्स का जो अन्याय था इसके खिलाफ जब सारे सबूत इकट्ठा कर लिए, तो फिर वहां के लेफ्टिनेंट जनरल मींस लेफ्टिनेंट वायसराय जो वहां होते हैं, जनरल जो होते हैं, उनका जो है एक फिर वो क्या करते हैं, उनका एक लेटर आता है कि गांधी जी से मुलाकात का, मींस गांधी जी को बुलाया जाता है। गांधी जी को जब बुलाया जाता है तो फिर गांधी जी सोचते हैं हो सकता है मुझे बुलाया गया है तो हो सकता हो कहीं हमें गिरफ्तार न कर लिया जाए, मींस लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो हमें बुलाए गए कहीं हमें गिरफ्तार न कर लें। तो उसके बाद फिर ये लोग प्लान अपना योजना बना लेते हैं कि अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो सबको किस क्रम में गिरफ्तारी देनी है, मींस राजेंद्र प्रसाद को कब गिरफ्तारी देनी है, कब किसको जो है और गिरफ्तारी देनी है, तो अपनी योजना बना लेते हैं कि मतलब गिरफ्तार करने के बाद हमें क्या करना है। लेकिन जब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाते हैं तो वहां पर इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता है, इनकी बात को मान लिया जाता है और एक कमीशन बैठा दिया जाता है, मींस एक आयोग बैठा दिया जाता है इसकी जांच करने के लिए कि जो है कि आखिर मैटर क्या है, इसका मैटर की जांच करेगा। अगर इसमें जो है लैंडलॉर्ड मींस जमींदार जो है दोषी ठहराए जाते हैं तो उनसे जो है पैसे की वसूली की जाएगी, इसलिए ऐसा एक कमीशन जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा बना दिया जाता है। अब उस कमीशन में कौन थे, गांधी जी किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी उसमें थे और कुछ अंग्रेज अधिकारी थे और ये जमींदार थे, इसमें ये 3 लोग उस कमीशन में थे। उसके बाद इस कमीशन की रिपोर्ट आती है, मींस ये जो गांधी जी ने इतने सबूत जो है इतने जो है वहां पर प्रूफ जो है दे दिए कि इन जो है लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ कि जो है कि ये लैंडलॉर्ड्स पूरी तरह से गलत साबित वहां पर हो गए। अब जब गलत साबित हो गए तो लैंडलॉर्ड्स ने सोचा कि अब गांधी जी जो है हमें कहेंगे पूरे पैसे को वापस करना है, तो जो है वहां पर लैंडलॉर्ड्स ने कहा कि ठीक है हम 50% पैसे को वापस कर देंगे, मींस जो हम किसानों से अनैतिक ढंग से 50 पैसा लिए हुए हैं उसका 50% हम क्या कर देंगे, नहीं ये बात गांधी जी ने कहा कि आप 50% वापस कर दीजिए, मींस गांधी जी ने कहा कि जो आपने किसानों से लिए हुए हैं आप उसका 50% जो है भाग क्या कर दीजिए, किसानों को वापस कर दीजिए। अब लैंडलॉर्ड्स असंबित हो गए क्योंकि लैंडलॉर्ड्स ने सोचा था कि गांधी जी 100% कहेंगे कि पूरा पैसा वापस कर दीजिए, लेकिन लैंडलॉर्ड्स अचंभित हो गए। तो इन्होंने लैंडलॉर्ड्स ने जमींदारों ने कहा, जो उनका नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ठीक है हम 50% तो वापस नहीं करेंगे लेकिन
25% वापस कर देंगे। जितना हमने अनैतिक ढंग से लिए हुए थे उसका 25% हम क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। अब जब ये बात करते हैं कि 25% हम वापस कर देंगे, आश्चर्य की बात ये होती है गांधी जी 25% पर भी मान जाते हैं। मींस 25% कहते हैं ठीक है आप 25% ही वापस कर दीजिए, जबकि अंग्रेज जो जमींदार थे वो सोच रहे थे गांधी जी 100% के नीचे मानेंगे ही नहीं। लेकिन गांधी जी के दिमाग में क्या चल रहा था, जब इसका विरोध कुछ लोगों ने करना शुरू किया तो गांधी जी ने बताया कि हमें ये नहीं है कि जो है पूरा पैसा वापस हो जाए। पहली बार ऐसा हुआ था अंग्रेजों ने सरेंडर किया हुआ था। मींस अभी तक अंग्रेज कभी भी सरेंडर नहीं किए थे, पहली बार ऐसा हुआ कि अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर दिया किसी एक इंसान के सामने। मींस लोगों के सामने पहली बार सरेंडर किए। मींस अपने आत्मसम्मान को उन्होंने सरेंडर कर दिए, पैसे के साथ साथ आत्मसम्मान को भी सरेंडर कर दिए। ये जो है गांधी जी के लिए सबसे बड़ी जीत थी। यही सबसे पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था जिसमें एकदम विनय पूर्वक जो है उनसे कहा गया और अंग्रेज ने स्वीकार कर लिया। तो ये गांधी जी के लिए सबसे बड़ी जीत थी। इस प्रकार से जो है ये जो किसानों की समस्या थी उसका क्या हो गया, समाधान हो गया। अब समस्या का तो ये इंडिगो की समस्या का समाधान तो हो गया, लेकिन उसके बाद गांधी जी वहां पर देखते हैं उस क्षेत्र के, चंपारण के क्षेत्र के लोगों को देखते हैं वहां की कंडीशन बहुत खराब है, स्वास्थ्य की कंडीशन खराब है, शिक्षा की कंडीशन खराब है। मींस सारे क्षेत्रों में पूरी तरह से कंडीशन खराब थी। इसके लिए उन्होंने, गांधी जी ने उस क्षेत्र की स्थिति को सुधारने के लिए वहां पर जो है 2 टीचर की व्यवस्था करते हैं। मींस उनके जो टीचर साथी होते हैं उन्हें बुलाते हैं, कहते हैं कि आप लोग यहाँ पर स्वैच्छिक मतलब बिना पैसे के आप लोग यहाँ पर बच्चों को पढ़ाएं। तो उनके जो मित्र टीचर होते हैं वहां पर आकर के बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके साथ साथ गांधी जी ने अपने बेटे को भी बुला लिया और उनके बेटे का नाम होता है देवदास। अपने बेटे देवदास को भी बुला लिए यहाँ के लोगों को सेवा करने के लिए, मींस यहाँ के लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए। अब देवदास मतलब कह रहे हैं कि देवदास पारो वाली कहानी पे मत चले जाना। जो देवदास पारो वाली जो है शाहरुख खान और जो है ऐश्वर्या राय बच्चन की मूवी थी देवदास पारो, ठीक है, उस पे मत चले जाना, नहीं तो आप कहोगे कि सर जी जो है मूवी वाली कहां से जो है बात शुरू कर दिए। तो भैया वो देवदास पारो वाली लव कहानी, लव मैटर यहाँ पर नहीं है। देवदास जो है गांधी जी के बेटे का नाम था। तो गांधी जी देवदास को बुला लेते हैं। उसके बाद गांधी जी अपनी पत्नी कस्तूरबा को भी बुला लेते हैं। यहाँ की औरतों की स्थिति को जब देखते हैं, भैया यहाँ की औरत की स्थिति क्या थी कि एक ही कपड़ा पहनती थी और एकदम खराब उनकी स्थिति थी। तो गांधी जी ने कस्तूरबा को कहा कि यहाँ की औरतों से बात करें कि उनकी जो इतनी खराब स्थिति है। तो कस्तूरबा एक औरत से बात करती तो वह औरत उसे अपने घर में लेके जाती है और कहती है, वो औरत कस्तूरबा से कहती है कि यहाँ पर देखिए हमारे घर में कोई वार्डरोब नहीं है, मीन्स कोई अलमारी नहीं है, न तो कुछ भी है, मीन्स कुछ नहीं है, और हम केवल एक साड़ी पहने हुए हैं। यही केवल हमारे पास एक ही साड़ी है, ऐसा नहीं कि 2 साड़ी है, एक ही साड़ी है जो हमारे पास है। इसी को नहाने के पहले पहनते हैं और नहाने के बाद भी पहनते हैं। अब जरा आप सोचो कि स्थिति कितनी खराब थी कि एक ही साड़ी, वो साड़ी जो गंदी हो गई होती है उसे नहाने के पहले वही पहनी होती है, बाद में भी पहन लेती हैं। तो खराब कितनी कंडीशन रही होगी। तो जो है कस्तूरबा गांधी उनकी स्थिति को सुधारने में मदद करती हैं और 6 गांव में प्राथमिक स्कूल खुल जाते हैं। तो मीन्स गांधी जी जितनी मदद कर सकते थे सामाजिक सुधार के रूप में, उतना वह चंपारण में मदद किए उनकी स्थिति को सुधारने के लिए। ये चीज गांधी जी ने वहां पर किया। और उसके बाद जो है, ये तो पूरी कहानी हो गई। उसके बाद जो है एक कहानी छोटी सी लास्ट में और जुड़ती है। एक नाम आपको मिलेगा, वो नाम आपको बताते हैं, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज। चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज करके एक अंग्रेज अधिकारी था। एक अंग्रेज अधिकारी था जो शुरुआत से ही गांधी जी का समर्थक बन गया था। मींस ये शांति का पक्षधर था। इसका अब ट्रांसफर हो गया था फिजी द्वीप में, इसे अब फिजी द्वीप में जाना था। तो ये गांधी जी से जो है गुड बाय करने के लिए, मींस अलविदा करने के लिए आता है। अब जब अलविदा करने के लिए गांधी जी से आता है तो गांधी जी जो है, और जो गांधी जी के मित्र होते हैं राजेंद्र प्रसाद और जो अन्य लोग होते हैं, ये कहते हैं कि जो है एंड्रयूज फ्रियर एंड्रयूज को यहीं पर रुक जाना चाहिए और हमारी मदद करना चाहिए, ऐसा गांधी जी से ये लोग कहते हैं। तो गांधी जी सीधे मना करते और एंड्रयूज फ्रियर सीधे तैयार हो जाते। मींस फ्रियर एंड्रयूज जो थे वो तैयार हो जाते। अगर गांधी जी रुकने के लिए कह देते तो वो तैयार हो जाते, वो कहीं नहीं जाते। लेकिन गांधी जी ने जो है
अपने वकील दोस्तों से कहा कि बिल्कुल हम उनका मदद नहीं लेंगे। क्यों मदद नहीं लेंगे? क्योंकि वे एक अंग्रेज अधिकारी हैं और अंग्रेजों के खिलाफ ही हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर गांधी जी कहते हैं अगर फ्री एंड एंडोज हमारे साथ आ जाते हैं तो यह हमारी कमजोरी को दिखाएगा, हम जो है कमजोर पड़ जाएंगे। कमजोर इसलिए पड़ जाएंगे क्योंकि जब जिनके विरुद्ध ही जो है हम युद्ध लड़ रहे हैं, जिनके खिलाफ ही लड़ रहे हैं, अब उन्हीं में से किसी का सहारा ले लेंगे तो हमारा उनका प्रति कुछ ना कुछ सिंपैथी हो जाएगी। तो इसलिए गांधी जी उनकी मदद लेने से सीधे मना कर देते हैं। तो यही प्यारे आपकी इस चैप्टर की कहानी थी। मींस ये आपका जो आपका चैप्टर है, चैप्टर क्या था? इंडिगो। ये पूरी इंडिगो की कहानी हो गई। हमने आपको हर चीज को बता दिए हैं। चैप्टर में जो भी चीजें थी सारी चीजें आपको एक एक करके बता दिए हुए हैं। मींस आपका एक तरह से पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिए। जो भी मुख्य बातें थी सारी बातें बता दिए। यहां से अगर आप हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ते हैं तब भी आपका पूरा चैप्टर तैयार हो गया होगा, ऐसा आपसे उम्मीद करते हैं। तो प्यारे आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। अब आपको बता देते हैं कि पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेते हैं। अब आपको पूरा प्रोसेस बता देते हैं। और इस क्लास के बाद प्यारे अगली क्लास होगी इस चैप्टर की हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास होगी, जिसमें आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए विस्तार से इस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे अब आपको बता देते हैं कि पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेते हैं। और सभी बच्चे पेड क्लास में एडमिशन लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि उसमें आपको पीडीएफ के साथ साथ सारी चीजें दी जाती हैं, आपको अभी बता दिया जाएगा। तो प्यारे सेशन की समाप्ति यहीं करेंगे। जल्दी से आपको अब पेड क्लास की इंफॉर्मेशन के बारे में बता देते हैं। हम लोग पहले प्यारे से बात कर लेते हैं कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो प्यारे से पेड क्लास में आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। और ये सिलेबस आपका अक्टूबर के लास्ट वीक तक या नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपका पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। मींस क्लास के तुरंत बाद आपको क्लास का पीडीएफ दे दिया जाएगा। डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी। टेस्ट आपका वीकली मंथली होगा। मॉडल पेपर कराया जाएगा। मींस आपकी परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पेपर आ रहा है उसको आपको मॉडल पेपर के रूप में प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको इस बार रिवीजन सीरीज पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और इस पेड क्लास की फीस प्यारे केवल 499 रुपए रखी गई है। और ये पूरे सत्र के लिए है, जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती, जब तक आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाता। और प्यारे 499 रुपए का आपको पेड कैसे करने हैं, आपको यहां पर कुछ माध्यम दिए गए हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, आप इनमें किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो जो आपको यहां पर नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया, आपको इसी नंबर पर पेमेंट करने हैं अगर आप इन माध्यमों का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर प्यारे आपको यहां पर बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके भी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर प्यारे आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी अगर आपसे किसी एडिशनल जानकारी की आवश्यकता होगी तो आपको क्या कर लिया जाएगा प्यारे, कॉल कर लिया जाएगा। बाकी प्यारे अगर आपको कहीं किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं। मींस आपको ये जो नंबर दिया गया है 7392937172 करके आपको जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप 24 घंटा कॉल कर सकते हैं। आपकी कॉल 24 घंटा रिसीव की जाएगी। आप प्यारे 24 घंटा व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप 24 घंटा पेमेंट भी कर सकते हैं। मींस किसी भी समय आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्यारे ये हो गया आपका एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे आज की सेशन की समाप्ति यहीं पर करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।